हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो कि आज के ज़माने के समय में मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा रहा है। मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का या न्यूक्लियर रिएक्टर्स का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूल्स के थ्रू आप किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो और न्यूक्लियर एनर्जीज के क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास में ऑन द अर्थ सरफेसेस, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ कि फ्यूचर स्कोप क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या वर्किंग होता है, ये सारी चीज़ें हम हमारे इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स, कम से कम 2 थियरी इस चैप्टर में से जरूर आएगी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप लोगों को 100% करना है अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको छोड़ना मत। ये ऑप्शन में निकालने की गलती मत करना। बहुत ही इजी चैप्टर है। गिनती की 4 या 5 ही थियरी आप लोगों को अच्छी तरह से करनी पड़ेगी और उसमें से एटलीस्ट 1 या 2 थियरी के 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में, या फिर अगर नसीब अच्छे तो 7 मार्क्स में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स की तरफ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल्स। क्या क्या न्यूक्लियर फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल्स यूज होते हैं वो है यूरेनियम 92 235, प्लूटोनियम 94 239 एंड यूरेनियम 92 233। न्यूक्लियर यूरेनियम जो है वो आइसोटॉप्स के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है, मतलब कि 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235 एंड 92 यूरेनियम 234। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है यूरेनियम 92 235, सबसे ज़्यादा जिसका यूटिलाइजेशन हम लोगों को करना पड़ता है। जो नेचुरली, मतलब कि अर्थ सरफेस में से हम लोगों को जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो होता है U38, जो कि 99.28% तक मिलता है। और यूरेनियम 235 जो हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ करना है वो सिर्फ और सिर्फ 0.715% जितना ही होता है, जिसको फिजन, आप लोगों ने अपने 11-12 साइंस में फिजन एंड फ्यूजन ये दो प्रोसेस पढ़ी होगी चेन रिएक्शन में, वही चेन रिएक्शन आप लोगों को इसके अंदर भी दी है, टॉपिक नंबर 10.3। ठीक है, वो सिंपल टॉपिक है इसीलिए मैं इसके अंदर कवर नहीं कर रहा हूँ। तो फिजन प्रोसेस से हम 0.006% तक यूरेनियम 234 को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अनस्टेबल कंडीशन का होता है। यूरेनियम 238 92 जो कि आप लोगों को नेचुरल रिसोर्स से अवेलेबल है, इसके अंदर 92 रिप्रेजेंट्स 92 प्रोटॉन्स एंड 238 रिप्रेजेंट्स मास नंबर। और इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि 238 माइनस 92 इज 146 विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये वैसे तो ये चीज़ आप केमिस्ट्री में 11-12 साइंस में पढ़ चुके हो। बाकी के जो दो फ्यूल है, मतलब कि प्लूटोनियम 94 239 एंड यूरेनियम 94, सॉरी यूरेनियम 92 233, ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूजन प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कर सकते हो। किस में से? यूरेनियम 238 92 में से आप यूरेनियम 92 233 प्रोड्यूस कर सकते हो और थोरियम 90 232 में से आप 94 प्लूटोनियम 239 बना सकते हो। किस तरह से? तो फ्यूजन प्रोसेस करे बिना न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन से। अभी फिजनेबल मटेरियल क्या क्या होता है, फिजनेबल मटेरियल आप किस तरह से, सॉरी, फिजनेबल मटेरियल आप लोगों के लिए क्या क्या होगा। तो फिजनेबल मटेरियल में वो मटेरियल कहलाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग ए फिजन चेन रिएक्शन, जो फिजन चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, लंबे टाइम तक कर सकता है, चला सकता है। जैसे कि यूरेनियम 235 यही एक ऐसा आइसोटॉप है नेचुरली जो कि लंबा चेन रिएक्शन करने के लिए सक्षम है या कैपेबल है। फर्टाइल मटेरियल्स में नॉन फिजनेबल मटेरियल्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजनेबल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल्स मतलब ऐसे नॉन फिजनेबल मटेरियल जो कि फिजनेबल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। ठीक है, ये बेसिक फ्यूल्स है जिसका आप लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज करना है। पूछा नहीं जाता है, जस्ट नॉलेज के लिए दिया है। वैसे भी ये चीज़ आप लोग अपने स्कूल टाइमिंग्स में पढ़ चुके हो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर की बेसिक डायग्राम, बेसिक लेआउट। आप देख सकते हो सबसे पहला आप लोगों को दिया है कंट्रोल रॉड, फिर आप लोगों को दिख रहा होगा ये बायोलॉजिकल सील्ड। बायोलॉजिकल सील्ड, इसको मैं दूसरी भाषा में बता दूं, आरसीसी स्ट्रक्चर।
ठीक है, आरसीसी कंक्रीट का स्ट्रक्चर। फिर आपको दिखेगा रिएक्टर वेसल, फिर आपको दिखेंगे फ्यूल रॉड्स, आपको दिखेगा मॉडरेटर, रिफ्लेक्टर, बॉटम से कूलेंट इन और सेंटर में से कूलेंट आउट। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डीप में। एक रेक्टेंगल डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ये सवाल जीटीयू के अंदर 110% है चांसेस के पूछा जा सके 3 मार्क्स के लिए। अगर ये सवाल आता है तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो और फिर एक्सप्लेनेशन करो। शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन की। सबसे पहला कंपोनेंट फ्यूल। तो फ्यूल तो मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया, यूरेनियम 235, 94, प्लूटोनियम 239, 92, यूरेनियम 233। इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेचुरली यूरेनियम 92 235 अवेलेबल है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 92 यूरेनियम 233 में या 92 यूरेनियम 235 के अंदर। ठीक है, सॉरी 238 मैक्सिमम अवेलेबल है, हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है 238 में। तो ये बेसिक फ्यूल है। इफ इन होमोजीनियस रिएक्टर, over here in homogeneous reactor the fuel and moderator are mixed to form uniform mixture, जैसे कि यूरेनियम एंड कार्बन। अभी मॉडरेटर मतलब क्या होता है, आपका सेकंड कंपोनेंट। मॉडरेटर का मतलब ये होता है, इट इज ए मटेरियल विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन द वेलोसिटी और द स्पीड और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच न्यूट्रॉन हैज ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का, जिस मटेरियल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं मॉडरेटर। तो होमोजीनियस रिएक्टर के अंदर यही होता है कि हम लोगों को फ्यूल और मॉडरेटर को मिक्स करना पड़ता है यूनिफॉर्म मिक्सचर में। ठीक है, और अगर हेट्रोजीनियस रिएक्टर है तो उसके अंदर हम लोग क्या करता है, फ्यूल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉड और प्लेट एंड मॉडरेटर सराउंड द फ्यूल एलिमेंट। मतलब कि आपका ये, ठीक है, आप देख सकते हो कि आपका जो फ्यूल रॉड है वो सेंटर में है और इसके सराउंडिंग में आपका मॉडरेटर है। मतलब कि ये हेट्रोजीनियस रिएक्टर का आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है। अगर होमोजीनियस रिएक्टर होता तो आप लोगों को मॉडरेटर और आपका फ्यूल दोनों मिक्स देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मॉडरेटर। मॉडरेटर में क्या होगा, मैंने पहले ही बोला, मॉडरेटर की डेफिनेशन बता दी। देखो, जब भी चेन रिएक्शन होती है, मतलब कि फिजन रिएक्शन होती है, आप लोगों को देखो हाइड्रोजन बॉम्ब या कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर इतनी नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो फास्ट न्यूट्रन प्रोसेस जनरेट होती है। ऐसी फास्ट चेन रिएक्शन क्रिएट होती है कि जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। सेकेंड थिंग, जो भी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड के आप अर्थ सरफेस के ऊपर से इजीली स्पेस के अंदर जा सकते हो। अगर आपको अर्थ सरफेस को छोड़ना है ना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये 11 साइंस में, फिजिक्स में आता था। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि अगर आप लोगों के पास में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की हायर वेलोसिटी है तो आप अर्थ सरफेस को छोड़ सकते हो। तो यू जस्ट इमेजिन के जब एक चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है, जब न्यूट्रॉन की क्या बोलते हैं अपने आप, न्यूट्रॉन से चेन रिएक्शन, यूरेनियम और प्लूटोनियम से जब आप चेन रिएक्शन को स्टार्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप इमेजिन करो कि इतनी हायर स्पीड आपको जब मिल रही है 13,200 किलोमीटर पर सेकंड की, इतने हायर वेलोसिटी के साथ में जब आप लोगों का न्यूट्रॉन रिलीज होगा, और स्लो न्यूट्रॉन जो होगा वो होगा 2200 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, स्टिल 2.2 किलोमीटर पर सेकंड। इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स लार्ज वैल्यू फॉर द स्पीड। ठीक है, न्यूट्रॉन की काफ़ी हायर वेलोसिटी आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर। तो ऐसे हायर वेलोसिटी वाले न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए जिस मटेरियल का, जिस सब्सटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में, दैट मटेरियल इज नॉन एज द मॉडरेटर। स्पीड होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 13,200 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग रिड्यूस करते हैं 22 मीटर पर सेकंड, 2200 यानी कि 2.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने लोअर वैल्यू के अंदर हम लोग हमारे न्यूट्रॉन्स को लेकर के जाते हैं। ठीक है, अभी मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है दूसरा, इट इज यूज टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी भी वो इंक्रीज करके देता है। प्रोबेबिलिटी मतलब सही मैनर में आपकी रिएक्शन को कंप्लीट होने देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट
The fission chain reaction in the nuclear reactor is maintained due to slow neutron when the ordinary uranium is used as a fuel. जब एक ऑर्डिनरी यूरेनियम का आप यूज कर रहे हो तब न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर सबसे बेस्ट यूजेबल मटेरियल है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों को प्रॉपर चेन रिएक्शन मिलेगी। अभी मॉडरेटर क्या होता है, इट इज लाइटर देन फ्यूल, फ्यूल से काफी लाइट वेट का होता है। और ऑर्डिनरी वाटर या तो ड्यूटोरियम और हैवी वाटर मतलब कि D2O, ये दो मटेरियल ऐसे है, ये दो सब्सटेंस ऐसे है जिसका हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ग्रेफाइट और बेरिलियम भी आप यूज कर सकते हो एज अ मॉडरेटर। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट हैवी वाटर और बेरिलियम कैन बी यूज्ड एज मॉडरेटर विथ नेचुरल यूरेनियम। हम लोगों को नेचुरल यूरेनियम जो मिलता है अर्थ सरफेस में से 92 यूरेनियम 235, इसके साथ में भी हम लोग एज अ मॉडरेटर हैवी वाटर है, बेरिलियम है, ठीक है, फिर ग्रेफाइट इसका यूज इजीली कर सकते हैं। D2O हैवी वाटर जो है वो बेस्ट मटेरियल है जिसकी मॉडरेटिंग रेशियो होती है 12,000 एज कम्पेयर टू 72 फॉर H2O, जहाँ पर एक नॉर्मल वाटर की मॉडरेटिंग कैपेसिटी काफ़ी लो है 72 ओनली, और कार्बन की मॉडरेटिंग कैपेसिटी ओनली 170। तो हैवी वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मैक्सिमम यूज होता है मॉडरेटर में इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है, को अच्छे मॉडरेटर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी, नंबर वन, इट मस्ट बी एज लाइट एज पॉसिबल। वेट काफ़ी लाइट होना चाहिए जो कि होता है सॉरी आपके हैवी वाटर का मतलब कि ड्यूटोरियम का। फिर द स्लोइंग डाउन एक्शन इज मोर इफेक्टिव इन इलास्टिक कॉलिजन विथ लाइट एलिमेंट। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसकी इफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन के टाइम काफ़ी लाइट रहनी चाहिए। इट मस्ट नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स ड्यूरिंग स्लोइंग डाउन दैम। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट मिलेगा नहीं। तो इट मस्ट नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स ड्यूरिंग स्लोइंग डाउन दैम। It must be able to work under high pressure and high temperature with good corrosion resistance. करोजन इफेक्ट ना आए उस तरह से आप लोगों को हैवी वाटर का यूज करना है। कब? जब प्रेशर काफी हाई है, सीधी सी बात है, इतनी हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रेशर डेफिनेटली विल बी मच मोर हायर इनटू द रिएक्टर। तो ऐसे हाई प्रेशर, ऐसे हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन में भी आपके मॉडरेटर की कंडीशन काफी अच्छी होनी चाहिए कि इट शुड हैव गुड करोजन रेजिस्टेंस इफेक्ट। नेक्स्ट, it must have high chemical stability as well as it should not be decomposed due to the nuclear radiation। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये डिकम्पोज भी नहीं हो जाना चाहिए, और इट शुड बी स्टेबल इन केमिकल फॉर्मेशन इवन ऑल्सो, क्योंकि केमिकल्स का यूज होता है तो केमिकल कंपोजिशन नहीं जनरेट होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन हो रही है, चेन रिएक्शन होगी तो केमिकल कंपोजिशन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो केमिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जितनी अच्छी केमिकल स्टेबिलिटी रहेगी उतने अच्छा आप लोगों को मॉडरेटर का फंक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट देखो, मैं कंपोनेंट्स दिखा दूं, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने मॉडरेटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ये आपका मॉडरेटर है। फ्यूल्स तो आप लोगों को दिखा दें, मतलब यहाँ पर फ्यूल हम लोग रॉड के तौर पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे लिए कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स किस तरह से होते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, सेंटर में से जहाँ पर रिएक्शन होने वाली होती है ना, उसके सराउंडिंग में, ठीक है, दो स्लॉट के बीच में एक, ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों को फील्ड में रिएक्शन मिलेगा। इन दोनों के बीच में कंट्रोल रॉड, ये दोनों के बीच में फील्ड का रिएक्शन मिलेगा इन दोनों में, तो यहाँ पर एक कंट्रोल रॉड। अभी कंट्रोल रॉड रखने का मतलब क्या है, कंट्रोल रॉड से क्या क्या इफेक्ट आती है। देखो, कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल्स द रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। ये एनर्जी कंट्रोलिंग सिस्टम है। कंट्रोल रॉड इसीलिए रखे जाते हैं कि ताकि जो भी एनर्जी आप लोगों की जनरेट हो रही है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होती है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी अमाउंट की हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, मतलब कि इतनी हायर अमाउंट की हीट एनर्जी जब जनरेट होती है तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। आपके न्यूक्लियर ब्लास्ट के अंदर यूँ बोला जाता है कि सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस हो, यानी कि इंसान हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, पत्तों की तरह बिखर जाती है। इंसान के तो मतलब इंसान मिलता नहीं, इस तरह से गायब हो जाता, पूरा पिघल जाता है उसका बॉडी हड्डी के साथ में, इतनी हायर अमाउंट की हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो इतने हायर अमाउंट की हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल रॉड को रखा जाता है। इट स्टार्ट्स
इंक्रीजेज डिक्रीजेज एंड स्टॉप्स द रिएक्शन। कंट्रोल लोड क्या करेगा, वो स्टार्टिंग के लिए काम आएगा, रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए काम आएगा, डिक्रीज करने के लिए काम आएगा, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए काम आएगा। ये रॉड जो होंगे वो फ्यूल रॉड्स के टाइप में भी हो सकते हैं। दिस रॉड्स मे बी शेप लाइक द फ्यूल रॉड्स themselves एंड आर इंटरस्प्रेड थ्रू आउट द रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर के सराउंडिंग में इसको फैला रखा जा सकता है या सेंटर में रखा जा सकता है। इंस्टेड ऑफ कंटेनिंग फ्यूल दे कंटेन न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर सच एज बोरॉन, कैडमियम एंड इंडियम। देखो, मॉडरेटर ऐसा है कि इसको हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना है न्यूट्रॉन की चेन रिएक्शन को, वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन कंट्रोल रोड ऐसा है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके रिएक्शन में बढ़ते जा रहे हैं तो कंट्रोल रोड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और कंट्रोल रोड के तौर पर किस चीज़ का यूज़ होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं बोरॉन, कैडमियम एंड इंडियम का। ये तीन मटेरियल ऐसे हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। दे हैव हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शंस, जो हाई अमाउंट में न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। कंट्रोल इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ फ्यूल रॉड। हायर अमाउंट की एनर्जी जनरेट हो रही है, मतलब फ्यूल रॉड के मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोगों की फ्यूल रॉड मेल्ट ना हो जाए इसीलिए न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ कूलेंट, कूलेंट अगर नहीं मिलेगा, कूलेंट की पाइप अगर पिघल गई, मेल्ट हो गई, तो कूलेंट मिलेगा नहीं, कूलेंट नहीं होगा तो एक्सप्लोड होने के चांसेस रहेंगे। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिएक्टर एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब लार्ज, मैक्सिमम, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए कूलेंट की लाइनिंग का भी, इसीलिए न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब होना जरूरी है। कब, जब न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन एट दैट टाइम। द कंट्रोल रोड्स कैन बी मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द रिएक्टर कोर असेंबली आइदर ऑटोमेटिकली और मैन्युअली। कंट्रोल रोड्स जो होता है ना, जब रिएक्टर स्टार्ट होता है तब कंट्रोल रोड अंदर नहीं रखे जाते, लेकिन जैसे रिएक्शन का थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, जैसे लगेगा कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तब क्या करते हैं कि आपकी जो कंट्रोल रोड्स है इसको मैन्युअली, इन दोनों को कंट्रोल रोड्स को या तो मैन्युअली बाहर निकाला जाता है इससे, या तो फिर मैन्युअली एंटर अंदर किया जाता है, या इसको आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। हैवी वाटर, वाटर, गैस, सोडियम इन लिक्विड फॉर्म एंड ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर यूज्ड, सॉरी ये कूलेंट का, आई एम रियली वेरी सॉरी। कंट्रोल रोड्स में बोरॉन, कैडमियम और इंडियम का यूज होता है। magnitude of insertion of control rod represents the proportionate absorption of neutron। किस मेथड में आप कंट्रोल रोड का एंटर करवा रहे हो उसके बेस पर आपको न्यूट्रॉन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पता चलेगी। नेक्स्ट, कूलेंट। The main purpose of coolant is the reactor is to transfer the heat produced in the reactor and to keep the fuel assembly at safe temperature to avoid their melting and destruction। कूलेंट का मतलब तो आपको पता ही है, ठंडा करने के लिए, हीट ट्रांसफर करने के लिए। आप देख सकते हो कि कूलेंट यहाँ पर कहाँ जाएगा, from bottom of the reactor coolant will enter, it will run throughout your circuit and from above, from the reactor the coolant will get out। ठीक है, कूलेंट इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें, ताकि आप लोगों के फ्यूल रोड मेल्ट ना हो। ठीक है, फ्यूल रोड मेल्ट नहीं होंगे तो वो अच्छी तरह से काम करेगा, कोई डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो कूलेंट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट टू रिड्यूस इट्स मास फ्लो रेट। स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होगी उतना मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा और मास फ्लो रेट उतना कम करेगा। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। एंड इट मस्ट नॉट बी करोसिव, ये करोसिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए नहीं। इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, नॉन ऑक्सीडाइजिंग विथ हाई केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल है मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन फैलता है, रेडिएशन के साथ में अगर टॉक्सिसिटी फैल गई तो इट विल बी हजार्डस फॉर द ह्यूमन लाइफ। क्या क्या यूज होता है एज अ कूलेंट? द वाटर, the heavy water, gas, sodium in liquid form and organic liquids are used as a coolant। ये बेस्ट एग्जांपल है जो कि कूलेंट के तौर पर यूज होते हैं। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्टर। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व the neutrons as much as possible for reducing consumption of fissile material and to keep the size of the reactor small। small size का reactor रखने के लिए रिफ्लेक्टर रखा जाता है। यू कैन सी, ये है आपका रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या करेगा कि बाय चांस अगर आपके रिएक्टर में से कोई न्यूट्रॉन निकल जा रहा है तो रिफ्लेक्टर की वजह से आपके फ्यूल के न्यूट्रॉन्स फिर से आपके सिस्टम के अंदर ही रहेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों को फिजाइल मटेरियल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूल लॉस्ट कम हो गया। दिस इज पॉसिबल बाय सराउंडिंग द रिएक्टर कोर विथ ए मटेरियल विच रिफ्लेक्ट्स द एस्केपिंग न्यूट्रॉन। मैंने बोला ना, एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द कोर। इस तरह से मटेरियल का यूज़ किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब तो नहीं करेंगे लेकिन न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट करके फिर से कोर में भेज देंगे।
This material is called reflector. The required properties of good reflector are low absorption and high reflection for neutron, high resistance to oxidation and irradiation, as well as high radiation stability. रेडिएशन को रेडिएशन को क्या बोल रेडिएशन को सहन कर सके, रेडिएशन की इफेक्ट को सहन कर सके, इतना कैपेबल होना चाहिए. इरेडिएशन होना चाहिए, मतलब आपके रिफ्लेक्टर की वॉल में से किसी भी चीज़ का रेडिएशन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, और न्यूट्रॉन का रिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा दे उतना ही अच्छा है. द मटेरियल यूज्ड फॉर मॉडरेटर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टर्स. जो मॉडरेटर के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं उन्हीं मटेरियल्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो रिफ्लेक्टर के तौर पर, जैसे कि वाटर, ड्यूटोरियम एंड कार्बन. It is necessary to provide some method of cooling the reflector as it gets heated due to collision of neutron with its atoms. जब न्यूट्रॉन आपके रिफ्लेक्टर की वॉल के साथ स्ट्राइक करता है तब न्यूट्रॉन की एनर्जी थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र होती है, तो रिफ्लेक्टर को भी कूलिंग इफेक्ट की ज़रूरत होती है कि उसको भी कूलिंग मिलना चाहिए ताकि रिफ्लेक्टर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे. नेक्स्ट, सील्डिंग. एज यू कैन सी, सील्ड, बायोलॉजिकल सील्ड यू कैन सी, जो मैंने बोला था समझाते टाइम, दिस इज ए वन टाइप ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, जिसको मैं नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन. आप लोगों ने लेटेस्ट टाइमिंग में देखा होगा कि जो भी फ्लैट्स का मैन्युफैक्चरिंग फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर अभी ट्रेडिशनल ब्रिक्स की जगह आरसीसी ब्रिक्स का यूज़ होता है. तो रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इतनी ये आरसीसी ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन वाली बायोलॉजिकल शील्ड बनाने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन होता है अंदर कोर में तब अल्फा बीटा गामा जैसे रेडिएशंस फैलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स के भी अपने कोर में से बाहर निकलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं. शील्डिंग करने की वजह से क्या होगा कि आप लोगों के ये जो रेडिएशन रेज है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा रेज है जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे. और आपको पता होगा कि अल्फा बीटा गामा रेज ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी हजार्डस है. ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा रेस और फास्ट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए तो बेटर होगा, ताकि ह्यूमन लाइफ को या सराउंडिंग में जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके सराउंडिंग एरिया में वो तकलीफ ना करे. तो क्या किया जाता है इसके लिए, ये होता है कि 50 to 60 सेंटीमीटर जितनी थिक एक स्टील प्लेट की रिएक्टर कोर, जिसको थर्मल शील्ड बोलते हैं, ठीक है, जो काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट मटेरियल के साथ में बने होते हैं और वो आपके कोर से थोड़े से मीटर के दूर पर एक थिक कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ में अंदर की तरफ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसकी थिकनेस होती है 50 to 60 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट, अभी जो आप लोगों ने कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया है उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बायोलॉजिकल सील. और जो स्टील प्लेट होती है दैट स्टील प्लेट एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जीज एंड becomes heated but prevents the adjacent wall of reactor vessel from becoming heated. आरसीसी स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा कि स्टील प्लेट के अंदर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर रिलीज हो जाएगी. क्लियर. इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर की तरफ कोई एनर्जी नहीं रहेगी. एंड दिस थर्मल सील्ड इज कूल्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ वाटर. और इसको भी आप लोग कूलेंट, मतलब कि वाटर कूलेंट के थ्रू ठंडा रख सकते हो. द लास्ट वन इज रिएक्टर वेसल. रिएक्टर वेसल मतलब आपके रिएक्टर की एक बंद बॉडी जिसको ऊपर की तरफ से बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर कोर आ जाएगा, रिएक्टर कोर आ जाएगा, वेसल आ जाएगा, फ्यूल रोड आ जाएगी, कूलेंट आ जाएगी, कंट्रोल रोड आ जाएगा. ऐसा एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप लोगों का न्यूक्लियर रिएक्टर आ चुका है, ये न्यूक्लियर कोर आ चुका है. The reactor vessel has to withstand the pressure at 200 bar. इतना हायर प्रेशर कैपेसिटी वाला बनाना पड़ता है कि जिसकी वजह से आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कोई फर्क ना पड़े. जैसे कि 200 बार बहुत ही हैवी प्रेशर है, इतनी हायर कैपेसिटी के साथ में वो विथस्टैंड, मतलब कि स्टेबल कंडीशन में रहे, इस तरह से आपके रिएक्टर वेसल को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है. रिएक्टर कोर इज जनरली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल. रिएक्टर कोर मतलब कि फ्यूल एंड मॉडरेटर असेंबली. ठीक है, जनरली इसको क्या करते हैं तो आपके रिएक्टर वेसल के बॉटम में रखा जाता है. दोस्तों ये था आप लोगों के न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स. सवाल जीटीयू में इम्पोर्टेंट है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि रिएक्टर्स के क्या बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं. आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा. थैंक यू सो मच.